हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, जिसमें हम एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका जो ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें, और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी के फादर किसको कहा जाता है। तो हेटनर महोदय को ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है। हेटनर ने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कोरोलॉजी जो वर्ड है, कोरोलॉजिकल साइंस है, ये किसने वर्ड जो है दिया है। ये काफी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, आप देखोगे तो वहां पे भी पूछा गया है। कोरोलॉजिकल जो साइंस है वो किसने यूज किया है, क्षेत्रवर्णी जो विज्ञान है वो किसने प्रयोग किया है। तो हेटनर महोदय ने ये शब्द प्रयोग किया है, और इन्हीं को ही क्या है एरियल डिफरेंशिएशन का जो प्रतिपादक है वो माना जाता है। और इनके अनुसार क्या है, भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन, और ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी भूगोल क्या है, पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है, और पृथ्वी पर जो क्षेत्र जितने भी हैं आपको मिलते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। क्षेत्रवर्णी भूगोल या प्रदेश विज्ञान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्षेत्रवर्णी भूगोल, कोरोलॉजिकल साइंस, या फिर प्रदेश विज्ञान इसको कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका कि विद्वानों ने किस तरीके से आपका जो एरियल डिफरेंशिएशन है या एरिया है उसको कैसे डिफाइन किया है। तो हार्टशॉ ने इंगित किया द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुकी है। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी है, हार्टशॉ की है, और उन्होंने 1939 में इसको लिखा था। तो उन्होंने बताया मनुष्य को क्षेत्र की प्रकृति का अभिन्न बताया इन्होंने। और ब्लाश महोदय ने एक काफी अच्छी टर्म दी, भूगोल स्थानों का विज्ञान है। यानी क्या है कि जो स्पेस है उसका क्या है, साइंस है ज्योग्राफी, जो देशों की विशेषताओं और संभाविताओं की विवेचना करता है। यानी ये क्या बताता है, जो देश है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या जो आपका स्पेस है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बताता है। इसके साथ साथ वहां पर क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है जो ज्योग्राफी है वो। फिर 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, अमेरिकन और सभी भूगोलवेताओं ने भौगोलिक अध्ययनों में क्षेत्रीय विभिन्नता के अनुसार विश्लेषण करना अधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी जो आपका एरियल डिफरेंशिएशन है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उभर कर कब आता है, आपका 20वीं शताब्दी में आता है, जब आपका ब्रिटिश स्कूल है, आपका फ्रांसिस स्कूल है, आपका अमेरिकन स्कूल है, यहाँ पर माना गया कि क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। एरियल डिफरेंशिएशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। अब स्ट्रैबो ने भूविज्ञान विस्तार का नाम अपने 17 खंडों की पुस्तक में दिया है। स्ट्रैबो ने एक बुक लिखी थी, आप लोगों को अगर याद हो तो उस बुक का क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्ट्रैबो ने अपनी बुक में भूविज्ञान विस्तार का नाम दिया था, किसको, भूगोल को। तो स्ट्रैबो ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है ज्योग्राफिया। तो उन्होंने अपनी बुक में भूविज्ञान विस्तार का नाम दिया था। यानी उसमें स्ट्रैबो को क्या है, एरियल जो आपका डिफरेंशिएशन है इसका वो भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपनी जो बुक है जो ज्योग्राफी है इसमें 17 खंडों में लिखा था। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, कौन सा भूगोलवेता जिसने रोमन होते हुए यूनानी भाषा में जो है अपने लेख को लिखा था। तो वो स्ट्रैबो महोदय ही है जिन्होंने यूनानी भाषा में अपना लेख लिखे थे, यानी अपना जो ये ज्योग्राफी है इसको लिखा था। और इन्होंने, ये कौन थे, रोमन स्कॉलर थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। और इसके बाद आता है क्षेत्रीय विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, या एरियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो भौतिक तत्वों जैसे उच्चावच हो गया, यानी आपके रिलीफ हो गया, उसके क्लाइमेट हो गई, जलाशय हो गए यानी वाटर बॉडीज हो गई, सोइल हो गया, खनिज, वनस्पति, पशु जीवन आदि का एक जैसा न होना क्या है, आपका क्षेत्रीय विभिन्नता कहलाता है। इसके बाद सांस्कृतिक तथ्यों की अगर हम बात करें तो कृषि हो गया, खनन हो गया, उद्योग, व्यापार के किसी भी दो क्षेत्रों की धरातलीय बनावट बिल्कुल एक जैसी नहीं होना। अब धरातल पर क्या है आपका, जैसे सदा नीरा नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं, नदी अभाव है, यानी हर रीजन में अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी आपको। उसी को क्या कहा जाता है, एरियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अगर मैं बात करूं आपको हिमालयन माउंटेन की, तो हिमालयन माउंटेन को भी आप देखोगे तो किस तरीके से देखोगे कि हिमालयन माउंटेन का जो विस्तार है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आपका
जाते हैं तो इसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या होने जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो इस रीजन में आपको अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी और इस रीजन में आपको अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। इसी तरीके से मैं बात करूं हमको वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी और वृहद हिमालय की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगी। तो धरातल है जो बनावट है, जिसमें आपका रिलीफ हो गया, जिसमें आपकी क्लाइमेट होगी, जिसमें आपकी वाटर बॉडीज हो गई, सोइल प्रोफाइल हो गई, एक रीजन की दूसरे रीजन से अलग हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम फिजिकल के साथ साथ कल्चरल अगर एक्टिविटीज या कल्चरल जो आपके एलिमेंट्स है उनकी बात करें तो वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं बात करूं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये एग्रीकल्चर बेल्ट है काफी अच्छी। ऐसे में बात करूं छोटा नागपुर के पठार की, तो वो क्या है आपका मिनरल रिसोर्सेज की अच्छी बेल्ट है। तो दोनों में क्या है आपके अलग अलग गुण पाए जाते हैं। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नता कहा जाता है। आई होप सभी को समझ आया होगा। यानी कहीं पर पर्वत आपको मिलेंगे, कहीं पर पठार मिलेंगे, कहीं पे मैदान मिलेंगे, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। पर्वत क्या है आपके, उनमें ग्लेशियर्स भी मिलेंगे, उस वहां से निकलती हुई नदियां भी मिलेगी, वहां पे नदियों जो लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके के मिलेंगे। पठार है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग मिलेगी, वहां पे मिनरल रिसोर्सेज मिलेंगे आपको और भी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके दक्कन के प्लेटो की, तो यहाँ पे सोइल कैसे मिलते हैं, यहाँ पे ब्लैक सोइल मिलते हैं जो कॉटन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसी तरीके से मैं मैदानी क्षेत्र की बात करूं तो डेवलपमेंट के लिए सबसे जो सुटेबल जो आपका रीजन होता है वो मैदान होता है। जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पर क्या है आपका सड़कें बनाना इजी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना उसका इजी है। तो क्या है हर किसी रीजन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्या है इसमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे वो आपके सोशल हो, चाहे वो आपके कल्चरल हो, चाहे वो आपका फिजिकल फैक्टर हो। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी विभिन्नता को ही क्षेत्रीय विभिन्नता कहा जाता है। अब जलवायु और उसके तत्वों में विभिन्नता की बात कर लेते हैं। जैसे तापमान, वायदा, आर्द्रता, वर्षण आदि में विविधता और स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है। यानी क्या है आपका ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी का क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री पे आप देखेंगे कि सनलाइट यहाँ पे क्या कर रही है, सीधा इस रीजन पे पड़ रही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे ये पोलर एरिया की तरफ जाएंगे सनलाइट क्या है तिरछा पड़ना शुरू हो जाएगी और ये तिर्यक कोण बनाना शुरू कर देगी और यहाँ पर क्या आपकी सनलाइट जो है वो कम मिलेगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रेशर लो होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पे प्रेशर एयर प्रेशर हाई होगा। तो इसी तरीके से हर किसी रीजन में अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, चाहे वो आपका तापमान हो, चाहे वो वायुदाब हो, चाहे वो फिर ह्यूमिडिटी हो। ह्यूमिडिटी भी आप देखते हो इक्वेटोरियल जोन में क्या है ह्यूमिडिटी भी हाई मिलती है, वहां पर क्या है सारे साल वर्षा होती है। और इसके बाद मैं बात करूं वर्षण की, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे वैसे वैसे वर्षा का स्तर भी कम होता जाएगा। इसके बाद विश्व में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मिट्टी की बनावट और उर्वरता में अत्यधिक भिन्नता होती है, यानी कहीं पर आपको ब्लैक सोइल मिल रही है, कहीं पर आपको रेड सोइल मिल रही है, कहीं पर आपको लेटराइट सोइल मिलेगी, तो कहीं पर आपको एलुवियल सोइल मिलेगी। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में भी आप देखोगे कि जो आपका दक्कन का पठार है यहाँ पर कैसी सोइल मिलेगी, आपको ब्लैक सोइल मिलेगी। इसी से ऊपर आप आएंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एलुवियल सोइल मिलेगी। इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश के रीजन में भी अगर जाते हो तो मध्य प्रदेश में भी क्या मिलता है, इस तरफ आपको यानी जो आपका ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, लाल पीली मिट्टी मिलती है। जबकि आप इस तरफ के रीजन में आएंगे तो यहाँ पर सोइल अलग मिलेगी। नर्मदा घाटी की तरफ जाएंगे तो वहां पर सोइल आपको अलग मिलेगी। तो हर किसी रीजन में क्या है सोइल प्रोफाइल भी अलग अलग तरीके का पाया जाता है, या सोइल की जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग तरीके की पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जैसे मिट्टी और जलवायु से मिलकर क्या बनता है, आपका वनस्पति का निर्धारण होता है। जैसे मैं बात करूं कि आप जितने ऊपर हिमालयन रीजन्स की तरफ जाएंगे वहां पर सोइल क्या है, बहुत थिन लेयर होती है, सोइल की बहुत पतली लेयर होती है, तो वहां पर उस तरीके की वनस्पति आपको मिलेगी। वहां पर आपको क्या मिलेंगे, कैसे ट्री मिलेंगे, वहां पे कोणधारी वृक्ष आपको पाए जाएंगे। इसके साथ साथ वहां पे काई, लीचेन, इस तरीके की आपको वेजिटेशन मिलेगी। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रीजन की, तो ट्रॉपिकल रीजन में मिट्टी काफी रिच है, ह्यूमस है उसमें काफी अच्छा। तो वहां पर आपको जो वनस्पति है वो किस तरीके से मिलते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधों से लेकर बड़े बड़े वितान वृक्ष मिलते हैं, जहां पर क्या है सनलाइट को भी वो क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं और नीचे तक सनलाइट पहुंच ही नहीं पाता। तो यहाँ पर इन पेड़ों से लिपटी हुई
छोटी छोटी लताएं भी इन पेड़ों से ऊपर तक पहुंच जाती है सनलाइट लेने के लिए। तो ये मिट्टी और जलवायु पर डिपेंड करता है कि वहां की वनस्पति जो है वो किस तरीके की होगी। इसके बाद है उष्ण आर्द्र जलवायु वाले भूमध्य रेखीय प्रदेश में ऊंचे ऊंचे सदाबहार वन और सघन वन, जैसे भी मैंने बात की आपसे। मध्यम वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में मोटी घास पाई जाती है और टैगा प्रदेश में कोमल लकड़ी के वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद चलते हैं सांस्कृतिक तत्व, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम, जो आपके कल्चरल फैक्टर उनके बेसिस पे। तो भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच क्या होती है, इंटरेक्शन होता है या फिर अंतःक्रिया के परिणाम से वो आपके कल्चरल जो एलिमेंट है वो डिपेंड होते हैं। फिर विश्व के विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या के वितरण, आर्थिक सामाजिक विकास, ग्राम नगर, कृषि उद्योग, व्यापार, परिवहन के साथ आदि में पर्याप्त विषमता और भिन्नता देखने को मिलती है। यानी मैं बात करूं कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके बेसिस पर भी हमें क्या मिलता है, एरियल डिफरेंशिएशन मिलता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, आपका पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी लो होता है, या फिर वहां पे लो पॉपुलेशन आपको मिलेगा, या फिर कम पॉपुलेशन वहां पे मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत जैसे देश की या चाइना जैसे देश की, तो यहाँ पर क्या है, विश्व की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो वितरण भी क्या है आपका अलग अलग होता है एरिया के हिसाब से। इसके बाद बात करें आर्थिक और सामाजिक विकास की, तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो फैसिलिटी आप देखोगे वहां की इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक वैल्यू कम होती है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमिक वैल्यू और भी ज्यादा कम होती है। उसके बाद ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में भी आप देखोगे तो भी एरियल डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा। वहां पे आपको क्या मिलेगी, जो एक्टिविटीज है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो अलग अलग तरीके की मिलेगी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको प्राइमरी एक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, और आपको नगरीय क्षेत्र में सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी या फिर क्वाइनरी आपको एक्टिविटीज ज्यादा मिलेगी। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप ज्यादा मिलेंगे। इसी तरीके से कृषि उद्योग, व्यापार और परिवहन के साधन के हिसाब से वहां पर क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। अब सांस्कृतिक तत्व के बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल में क्षेत्रीय विविधीकरण का वर्णन 1980 में। 1980 में 3 स्वरूपों में हमने क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन को देखा है। सबसे पहले क्या है, ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट या फिर मानववादी जो सोच है या मानवतावादी जो सोच है उसके अनुसार क्षेत्रीय विविधीकरण कैसा है। दूसरा स्वरूप क्या है आपका, श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण या लेबर डिवीजन एनालिसिस। और तीसरा क्या है, प्रासंगिक सिद्धांत या कॉन्टेक्सुअल थ्योरीज जो है उनके बेसिस पर हम एरियल डिफरेंशिएशन को देखते हैं 1980s के टाइम में। अब हम इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मानवीय सोच आता है। मानवीय सोच हमें किसकी जानकारी देता है, मानवीय बोध की जानकारी देता है। धरातल का चित्रात्मक बोध कराने पर आधारित होता है, यानी किस तरीके का हमें कॉन्सेप्ट कहां पर मिलेगा, ये किसके ऊपर आधारित है, आपके मानवीय सोच पर आधारित। यानी कहां पर कैसा डेवलपमेंट करना है, कहां पर हाई डेवलपमेंट करना है, कहां पर लो डेवलपमेंट करना है, ये कौन डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, मानवीय बोध पर या मानवीय सोच पर डिपेंड करता है। क्षेत्र की सामाजिक ऐतिहासिक विशेषता का ज्ञान होता है। मानव को अपने क्षेत्र का इतिहास पता होता है, वहां की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पता होती है, और उसी के बेसिस पर ही वो किसी रीजन का डेवलपमेंट करता है। फिर आता है श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण। अब इसमें क्या है, आर्थिक क्रियाओं में जन कल्याण से जुड़ा हुआ है आपका श्रम विभाजन संबंधी विश्लेषण। कुछ विद्वान इसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण में शामिल करते हैं। और तीसरा जो सिद्धांत आता है वो प्रासंगिक सिद्धांत है। इसमें क्षेत्रीय विभिन्नता को मानवीय सामाजिक संरचना के द्वारा अलग देखना शामिल है। यानी क्या है कि जो आपका ह्यूमन और सोशल का जो स्ट्रक्चर है उसको एरियल डिफरेंशिएशन के रूप में एक अलग तरीके से देखना क्या कहलाता है, आपका प्रासंगिक सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद आलोचना की बात करते हैं एरियल डिफरेंशिएशन की, कि हमने बात की कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। यानी एक रीजन ए है, एक रीजन बी है। एक रीजन में ए में हो सकता है कि यहाँ पर क्या निकली हो, यहाँ पर रेलवे ट्रैक हो, यहाँ पर क्या है आपका हाईवेज भी जा रहे हो, यहाँ पर क्या है कि जो आपके सेटलमेंट्स है वो काफी बड़े बड़े हो। इसी तरीके से बी रीजन में क्या हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल लोकल रोड्स हो। इसी के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पे छोटी छोटी क्या हो, आपकी जो
क्लस्टर्स हैं वो मिले या फिर रेजिडेंशियल जो जोन है वो मिले, तो दोनों रीजन क्या है एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, आपका एरियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब यहाँ पर आलोचना देखते हैं कि इसको हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं एरियल डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले क्या, परिणाम निष्कर्षों की ओर नहीं ले जाते, यानी हम ये तो बात करें कि इस रीजन में ये डिफरेंशिएशन है या फिर इस रीजन में ये चीज है पाई जाती है और दूसरे रीजन में ये पाई जाती है, दोनों में ये भिन्नताएं हैं, लेकिन हम इसका क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट इसका क्या है, हम किस तरीके से इसको एक दूसरे से अंतर संबंध कराएंगे या फिर अंतर संबंध की क्रिया करेंगे, ये किस तरीके से ये रीजन इस रीजन के लिए अच्छा हो सकता है या इसके लिए डेवलपमेंट का एक सोर्स हो सकता है, इनके बारे में नहीं बताते। सिर्फ ये बताते हैं कि यहाँ ये रीजन है, ये बी रीजन है, ये इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, ये इस रीजन में दोनों एक दूसरे से भिन्न है, बस इतना बताते हैं। तो ये निष्कर्ष परिणामों की ओर नहीं ले जाता है। दूसरा क्या है, वर्णन मात्र अस्थायी है जो सामान्य नियमों में काम नहीं आ सकते, यानी इसका सिर्फ हम क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, जो कि क्या है, जो हमारे जनरल जो रूल्स हैं जो डेवलपमेंट के उसमें कहीं भी काम नहीं आते। तो ये मेन इसकी आलोचनाएं हैं। आज हमने कॉन्सेप्ट देखा एरियल डिफरेंशिएशन का। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।